नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरदाना ट्यूटोरियल पर। और मैं अंकित मालवी, आप लोगों का हिस्ट्री टीचर। देखिए, हिस्ट्री में हम स्टार्ट कर चुके हैं मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री या मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करें तो 712 से लेकर 712 सीई से लेकर इसका जो टाइम होगा वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 1707, यानी कि लगभग 1000 साल का इतिहास हमें इस टॉपिक में डिस्कस करना है। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहली बात, मैंने लास्ट जो लेक्चर लिया था, इट मीन्स लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने बात करी थी मुस्लिम धर्म के बारे में या इस्लाम धर्म के बारे में। क्लियर। देखिए, इस्लाम धर्म की अगर बात की जाए तो काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर चुके थे, पर ध्यान रखिएगा कि दो मेन ब्रांचेस जो हैं इस्लाम धर्म की, जो दो मुख्य शाखा हैं वो हैं एक सुन्नी और दूसरे शिया। क्लियर। शिया और सुन्नी शाखाएं जो हैं, अगर हम उनकी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हैं वो सुन्नी हैं और जो कम है वो कौन है? शिया है। ये बात हमें लास्ट क्लास में पता चली। देखिए, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। देखिए, दुनिया के मैक्सिमम पार्ट पर तो सुन्नी है, लेकिन कुछ हिस्सों पर शिया कम्युनिटी भी ज़्यादा है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि शिया कम्युनिटी के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, किस देश में रहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ईरान और इराक, समझ गए? ईरान और इराक वाला जो रीजन है वो या उसके आसपास का जो क्षेत्र है, खासतौर से ईरान और इराक, वहाँ पर शिया कम्युनिटी की ज़्यादा आबादी पाई जाती है, खासतौर से ईरान। ईरान पूरी तरह से शिया कम्युनिटी वाली कंट्री है। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी पूछा था। सऊदी अरब की बात करें तो पूरी तरह से सुन्नी देश है और सऊदी अरब के अलावा मैक्सिमम पार्ट पर सुन्नी कम्युनिटी रहती है। चलिए, अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक की, जिसका नाम है लेक्चर नंबर 2। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुस्लिम इन्वेजन्स या मुस्लिम आक्रमण। क्लियर। तो अब जो टॉपिक होगा वो होगा मुस्लिम इन्वेजन्स या मुस्लिम आक्रमण। क्लियर। अब मुस्लिम इन्वेजन्स की बात की जाए तो दो इन्वेजन्स मैंने बताए थे आप लोगों को जब मैं इंडेक्स करा रहा था। तो दो मुस्लिम आक्रमण उस समय पर इंडिया में हुए थे। वन इन्वेजन फ्रॉम अरब, पहला आक्रमण हुआ अरब की साइड से, द फर्स्ट इन्वेजन इज फ्रॉम अरेबियन इन्वेजन, एंड द सेकंड वाज द तुर्की इन्वेजन। तो दूसरा जो आक्रमण हुआ वो तुर्की आक्रमण हुआ। क्लियर। तो ये बात क्लियर हो गई कि अरबियों का पहला आक्रमण हुआ और उसके बाद फिर तुर्की साइड से आक्रमण हुआ। तो फोकस हमारा रहेगा अरब इन्वेजन या अरब आक्रमण के ऊपर। देखिए, लगभग हम बात करें तो 712 सीई, इट मीन्स कॉमन एरा में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ, या हम बोल सकते हैं पहला अरब इन्वेजन हुआ। समझ गए? तो पहला मुस्लिम आक्रमण या पहला अरब इन्वेजन कब हुआ? 712, इट मीन 712 सीई में। क्लियर। अब देखिए, करा किसने था, किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। जो व्यक्ति था जिसने, जो शासक था जिसने आक्रमण किया था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ये जो आक्रमण करने वाला व्यक्ति था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर। तो सबसे पहली बात ये हो गई कि भारत पर जो आक्रमण किया वो 712 में पहला मुस्लिम आक्रमण किया किसने? मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर। अब दूसरी बात, इसे भारत पर आक्रमण करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बात को अगर हम समझें कि व्हाई ही इन्वेडेड इन इंडिया, इसे भारत पर आक्रमण करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? समझ गए? तो जिस समय की हम बात कर रहे हैं ये सेंचुरी चल रही है 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी में अगर हम बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब में एक रूलर रूल किया करता था जिसका नाम था अल हजाज। कहाँ की बात हो रही? सऊदी अरब। सऊदी अरब में एक शासक शासन किया करता था जिसका नाम क्या था? अल हजाज। ध्यान रखिएगा। तो अल हजाज नामक एक व्यक्ति अल हजाज नामक एक शासक रूल किया करता था, एक रूलर था सऊदी अरब का 8th सेंचुरी में। समझ गए? कहाँ का? सऊदी अरब का। क्लियर। ये एक रूलर था और इसी का एक सेनापति था, इसी का एक कमांडर इन चीफ हुआ करता था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कोई शासक नहीं था, यहां पर यह बात क्लियर हो गई। मोहम्मद बिन कासिम था एक कमांडर इन चीफ, इट मीन सेनापति, किसका? अल हजाज का। समझ गए होंगे? इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। क्लियर। तो क्या कारण था, ऐसा क्या रीजन था कि इन्होंने भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। समझ गए? इस बात को समझ लेते हैं। अब उस समय, जिस समय अल हजाज रूल कर रहा था, इट मीन्स 8th सेंचुरी में, उस समय भारत की क्या स्थिति थी, भारत में क्या चल रहा था, इसको हम गौर करते। देखिएगा, यहाँ पे मैं इंडिया का हल्का सा एक मैप बनाऊंगा।
तो इस तरह से अगर हम देखें इंडिया के इस नक्शे पर, तो यहाँ पर ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, दिस रीजन इज नोन एज सिंध। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सिंध। और सिंध का मतलब आज के समय का पंजाब, जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में, समझ गए? या सिंध आप मान के चलें, सिंध रीजन जो यहाँ से यहाँ तक का पाकिस्तान का क्षेत्र कहलाता है, समझ गए? सिंध की राजधानी जो थी वो थी देवाल या देवल। सिंध की राजधानी यहाँ पर हुआ करती थी जिसका नाम क्या था? देवल। आप लोग ये समझें कि ये जो देवल शहर है आज के समय का कराची शहर कहलाता है, समझ गए? मॉडर्न कराची। तो देवल इज नोन एज मॉडर्न कराची। आज के समय का आधुनिक कराची पहले के जमाने में क्या था? देवल था। और एक बात और ध्यान रखें, देवल नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पर एक काफी प्राचीन, काफी बड़ा एक देवालय, देवालय मतलब मंदिर हुआ करता था। किसका? भगवान शंकर का। इसीलिए इसका नाम क्या हुआ था शहर का? देवल, ड्यू टू अ लार्ज टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिव। यहाँ पर एक हिंदू शासक रूल किया करता था, यहाँ पर एक हिंदू रूलर रूल किया करता था जिसका नाम था दाहिर सेन। तो अब ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि इंडिया की क्या कंडीशन थी उस समय पर। उस समय पर जिस समय अरब में शासन चल रहा था किसका? अल हजाज का। उसी का एक कमांडर इन चीफ हुआ करता था, कौन? मोहम्मद बिन कासिम। उस समय भारत के इस सिंध रीजन पर, क्योंकि भारत पर जो भी आक्रमण हुए हैं, इंडिया पे जो भी इन्वेजन हुए, चाहे एंशियंट हो, चाहे मीडिएवल हो, चाहे मॉडर्न हो, मॉडर्न को छोड़ दो, जो चाहे एंशियंट हो चाहे मीडिएवल हो, जो भी हुए वो सब इस साइड से हुए। इट मीन्स नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन से, क्योंकि बाकी सारी जगह तो समुद्र है, समझ गए? तो इस रीजन पर भारत में एक हिंदू शासक रूल किया करता था, दैट इज हु वाज दाहिर सेन। क्लियर? ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ये बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब एक्चुअल में इशू क्या था, प्रॉब्लम क्या थी, इस बात को समझें। देखिए यहीं पर अगर हम बात करें तो यहीं पर एक बंदरगाह हुआ करता था। इट मीन देवल जो है वो, इट मीन्स कराची एक बंदरगाह ही तो है। तो यहाँ पर एक बंदरगाह हुआ करता था। देवल क्या था? एक बंदरगाह था। और इधर जो बंदरगाह था, इस बंदरगाह से ही अल हजाज के पानी के जहाज गुजरा करते थे। अल हजाज के व्यापारिक जहाज यहाँ से गुजरा करते थे। क्लियर? इस तरह से जहाज यहाँ से गुजरा करते थे। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस बंदरगाह से होते हुए जहाज गुजरा करते थे। क्लियर? तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, समझ गए? देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन अरेबियंस एंड दाहिर। कोई इशू नहीं था, उनके जहाज यहाँ से गुजर जाते थे, समझ गए? ना तो उनको प्रॉब्लम थी ना ही हमको प्रॉब्लम थी। देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन दाहिर सेन एंड दी अल हजाज। लेकिन क्या हुआ, अगर इस बात को समझें, अगर इस बात को जाने कि आखिर समस्या क्या हुई, समझ गए? तो सबसे पहली बात, दाहिर सेन इज नॉट अ वेरी कैपेबल रूलर। दाहिर सेन एक योग्य शासक नहीं था। दाहिर सेन एक कैसा शासक था? अयोग्य था। और इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि दाहिर सेन की अयोग्यता के कारण ही हिंदुस्तान को गुलाम बनना पड़ा था। इस फैक्ट को आप लोग समझ लें, इस कंसेप्ट को समझ लें कि कोई इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनके जहाज गुजरते थे, निकल जाते थे, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, समझ गए? वो जो अयोग्यता है वो किसने दिखाई थी? दाहिर सेन ने। दाहिर सेन की अयोग्यता ही सबसे बड़ा कारण बनी अरेबियंस के भारत पर आक्रमण करने के। तो क्या हुआ, एक बार जब इनके जहाज देवाल से गुजर रहे थे या देवाल से होकर जब जा रहे थे, क्योंकि बंदरगाह है वहां पे जहाज रुकते भी हैं कुछ समय के लिए, तो एक बार जब ये देवाल से गुजर रहे थे, जो जहाज जो कहाँ जा रहे थे? अल हजाज के पास, सऊदी अरब। क्लियर? तो क्या हुआ कि दाहिर सेन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और उन सैनिकों ने देवाल पर आक्रमण किया और आक्रमण करके इन सारे जहाजों को लूट लिया। क्लियर? अगर हम इन जहाजों की बात करें ना, तो ये जहाज जो थे ये श्रीलंका के शासक के द्वारा भेजे गए थे। किसके पास? अल हजाज के पास, उपहार के स्वरूप में। ऐसा भी कहा जाता है, इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं। तो उपहार के रूप में दिए गए ये जहाज थे, जिसमें 7 जहाज थे टोटल, जिसमें कई फीमेल्स भी थी और बहुत सारा जो है सोना चांदी धन संपदा उसमें जा रहे थे। कहां पर? सऊदी अरब में, जिन्हें लूट लिया गया दाहिर सेन के सैनिकों के द्वारा। क्लियर? अब जब ऐसा किया गया, जब ऐसा हुआ, तब पहली बार अल हजाज का ध्यान गया किसके ऊपर? हिंदुस्तान के ऊपर। फर्स्ट टाइम इन्होंने नोटिस किया किसे? हिंदुस्तान को। और जब उसने देखा कि इन्होंने हमारे जहाजों को लूटा है, तो उन्होंने अपने सेनापति, और सेनापति कौन? कमांडर इन चीफ कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को ये एक आदेश दिया, एक ऑर्डर दिया कि वो जाए हिंदुस्तान पर और हिंदुस्तान के उस शासक से जाकर मिले और उनसे पूछे कि आखिर क्या प्रॉब्लम रही, क्या इशू रहा, क्यों आपने हमारे जहाजों को लूटा, समझ गए? तो उनसे जाकर मिलना है, उनसे जाकर पूछना है कि क्या प्रॉब्लम है। इट मीन्स आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार जो पहली गलती की गई थी, जो पहला पंगा लिया गया था अरेबियंस से, वो किसके द्वारा लिया गया था? भारत के ही शासक के द्वारा, जिसका नाम क्या था? दाहिर सेन। तो ये ऑर्डर दिया है किसने?
मोहम्मद बिन कासिम को आदेश दिया है किसने? अल हज्जाज ने, कि जाइए और जाकर पूछ के आइए कि बेवजह हमारे जहाज़ों को क्यों लूटा है आपने, समझ गए, क्यों उनके ऊपर आक्रमण किया है। ये इसी उद्देश्य से मोहम्मद बिन कासिम भारत में आता है अपनी सेना को लेकर। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम आया था, उसने आक्रमण किया था 712 में, उस समय उसकी एज मात्र 17 ईयर बताई गई है। मात्र वो 17 या 18 साल का एक युवक था, एक युवा था। हालांकि वो काफी योग्य था, काफी कैपेबल व्यक्ति था, रहा होगा, समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, उसने सिंध पर अटैक किया और सिंध पर अटैक करके दाहिर सेन की हत्या कर दी, दाहिर सेन को मार दिया। और दाहिर सेन की 2 बेटियां हुआ करती थी, समझ गए, दाहिर सेन की 2 पुत्रियां हुआ करती थी, जिनका नाम था सूर्या देवी और निर्मला देवी। सूर्या देवी और निर्मला देवी, उन्हें अगवा कर लिया, उन्हें किडनैप कर लिया और उन्हें किडनैप करके उन्हें भिजवा दिया किसके पास? अल हज्जाज के पास, क्लियर। तो उनकी जो 2 बेटियां थी, जिनका नाम क्या था? सूर्या देवी और निर्मला देवी, उन्हें किडनैप करके किसके पास भेज दिया? अल हज्जाज के पास। अल हज्जाज के पास इसलिए क्योंकि अल हज्जाज के 2 पुत्र हुआ करते थे। अल हज्जाज के क्या थे? 2 पुत्र थे। तो उन पुत्रों के लिए उसने उनकी 2 बेटियों को भेज दिया, जिनका नाम क्या था? निर्मला देवी और सूर्या देवी। चलिए, तो यहां तक की कहानी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि जो मोहम्मद बिन कासिम था, उसने वहां पे अटैक किया और सिंध पर कब्जा कर लिया। सिंध पर क्या कर लिया? उसने कंट्रोल कर लिया, समझ गए। अब यहां पे आप लोग ये बात ध्यान रख लें कि ये भारत पर होने वाला पहला सफल मुस्लिम आक्रमण था। फर्स्ट सक्सेसफुल इन्वेजन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। और भारत पर होने वाला पहला सक्सेसफुल इन्वेजन किसके द्वारा हुआ? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और उसने अटैक किया दाहिर पर, दाहिर सेन पर, और उसे मारकर उसकी 2 पुत्रियों को, 2 बेटियों को किसके पास भेज दिया? अपने शासक अल हज्जाज के पास। अल हज्जाज के 2 पुत्रों के लिए, क्योंकि उसके 2 पुत्र हुआ करते थे, क्लियर। ये इतनी कहानी क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के लोग, अब चूंकि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कैप्चर कर लिया है, किडनैप कंट्रोल कर लिया है और दाहिर की हत्या कर दी है, समझ गए। अब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की जनता के पास जाकर सिंध की जनता को यह आदेश दिया कि अभी तक आप लोगों की रक्षा करने का काम किसका था? दाहिर का था। अभी तक आप लोगों का जो शासक था वो कौन था? दाहिर था, जो आप लोगों को प्रोटेक्शन देता था। लेकिन अब आप लोगों को प्रोटेक्शन देने का काम किसका है? मेरा है। इट मींस किसका है? मोहम्मद बिन कासिम का, क्लियर। तो अगर आप लोग ठीक से रहना चाहते हैं तो आप लोगों के पास 2 ऑप्शंस होंगे। यू हैव 2 ऑप्शंस। आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है। ये किसने कहा? मोहम्मद बिन कासिम ने। किससे कहा? सिंध की जनता को ये आदेश दिया। देखिए क्या ऑप्शन होंगे कि इधर यू हैव टू एक्सेप्ट इस्लाम, या तो आपको मुसलमान धर्म या इस्लाम धर्म क्या करना होगा? एक्सेप्ट करना होगा। इधर यू हैव टू एडॉप्ट इस्लाम, इधर एडॉप्ट और चूंकि इस्लाम धर्म हमने डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 1 में, तो आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी इस वर्ड की। इस्लाम, इस्लाम का मतलब क्या होता है? एक ईश्वरवाद। इस्लाम के सिद्धांत पर कार्य करता है एक ईश्वरवाद, मोनोथिज्म। मोनोथिज्म मींस एक ही ईश्वर है, समझ गए ना। ना उसके दूसरा, ना कोई दूसरा है, ना कोई दूसरा उसके जैसा है, और ना ही उसका कोई स्वरूप है, ना ही कोई उसकी इमेजिनेशन है, ना ही कोई आकार है, ना ही कोई सूरत है, समझ गए। तो ये बात हम इस्लाम धर्म पढ़ चुके हैं, उसकी जो ब्रांचेस हैं वो पढ़ चुके हैं। फाउंडर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फाउंडर कौन थे? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। कब जन्म हुआ था? 570 में। कहां पर? मक्का में, क्लियर। फिर उन्हें इनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 610 में, क्लियर। और फिर उन्होंने मक्का छोड़कर मदीना कब गए थे? 622 में, क्लियर। पहला युद्ध कब लड़ा था? 624 में। कौन सा? बद्र का युद्ध। और फिर डेथ कब हुई थी? मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी? मृत्यु उनकी हुई थी 632 में, 632 सी में, क्लियर। ध्यान रखिएगा, मदीना में। तो वो सारी चीजें आप लोग पढ़िएगा। दूसरी बात, तो पहला जो उन्होंने कंडीशन बताई वो ये है कि आप लोगों को या तो मुसलमान धर्म या इस्लाम धर्म क्या करना होगा? एडॉप्ट करना होगा, क्लियर। और अगर इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करोगे तो आप लोगों को एक टैक्स देना होगा। इफ यू डोंट एक्सेप्ट इस्लाम रिलीजन देन यू हैव टू पे, या एक टैक्स आपके ऊपर क्या होगा? अप्लाई होगा, क्लियर। और उस टैक्स का नाम होगा जजिया, क्लियर। जजिया टैक्स भारत पर सबसे पहले लगाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, क्लियर। तो क्या बोल दिया गया
कि आप लोगों को एक टैक्स देना होगा, इस टैक्स का नाम क्या होगा, जजिया टैक्स। क्लियर। तो फर्स्ट मुस्लिम हु अप्लाइड जजिया इन इंडिया वाज मोहम्मद बिन कासिम। जजिया टैक्स की अगर बात करें ना तो जजिया टैक्स लगता है नॉन मुस्लिम्स पर, जो गैर मुस्लिम होते हैं, इट मीन जो काफिर होते हैं। हमने डिस्कस किया था ना, मुस्लिम जो नहीं है, जो जिसने कलमा को जो नहीं मानता है वो सब होंगे गैर मुस्लिम, यानी कि काफिर। जो नहीं मानेगा वो होगा गैर मुस्लिम, और उसे क्या देना होगा, उसे देना होगा जजिया। इट मीन जजिया वाज द टैक्स दैट अप्लाइड ऑन नॉन मुस्लिम्स। क्लियर। देखिए जजिया जो होगा वो आपकी टोटल इनकम का होगा 1/2 से लेकर 1/2 से लेकर 2/5 तक, 2/5। तो ये शर्त रख दी किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने, कि या तो आप इस्लाम स्वीकार कर लें या फिर आप लोगों को देना होगा एक टैक्स। द टैक्स इज नोन एज जजिया। उस टैक्स को क्या कहा गया, जजिया टैक्स। साथ ही लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, साथ ही उसने कहा कि जजिया अप्लाई नहीं होगा, जजिया नहीं वसूला जाएगा। किससे नहीं वसूला जाएगा, विधवाओं से, विडोज से। क्लियर। हैंडीकैप्ड से, इट मींस अपंगों से। क्लियर। तो इन लोगों से, विकलांगों से, विधवाओं से, और साथ ही ब्राह्मणों से, समझ गए ना, ब्राह्मणों से भी इस टैक्स को हम नहीं वसूलेंगे। समझ गए। तो विधवाओं से, ब्राह्मणों से और अपंग जो हैं, हैंडीकैप जो हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लेना है कि इन लोगों से नहीं वसूला जाएगा। क्लियर। हालांकि अब आप लोग जब मीडिएवल हिस्ट्री आगे पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को एक क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया अप्लाई किया था, द रूलर हु अप्लाइड जजिया ऑन ब्राह्मण। क्लियर। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाएगा। और वह कौन सा शासक था जिसने जजिया लगाना बंद कर दिया था, और फिर जजिया वापस से किसने लगाया, और फिर वापस से किसने जो है उसे समाप्त किया। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो मीडिएवल हिस्ट्री में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, और क्या क्या इसके द्वारा किया गया उन सारे पॉइंट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु इशूड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। गोल्ड कॉइन्स तो भारत में चलते ही थे पहले से, बट मुसलमान शासक के द्वारा गोल्ड कॉइन्स जो इशू किए हैं भारत में, वो किसने इशू किए हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर और ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम रूलर who issued gold coins in India. These gold coins are known as dirham coins. चलिए मैं यहां पे इसे साफ करके पूरा आप लोगों को यहां पे लिखा देता हूं। तो क्या हुआ, इन्होंने भारत में पहली बार कुछ कॉइन्स इशू किए हैं। भारत में पहले भी हो चुके हैं, बट फर्स्ट मुस्लिम रूलर जिसने गोल्ड कॉइन्स इशू किए। और दीज गोल्ड कॉइन्स आर कॉल्ड दिरहम कॉइन्स। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है सऊदी अरब की करेंसी जो होती है उसे दिरहम ही कहा जाता है। आज के समय भी सऊदी अरब की करेंसी का नाम क्या है, दिरहम। क्लियर। साथ ही आप लोगों को पता है, हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है किस चीज के लिए, एक तो अपने ऑयल प्रोडक्शन यानी ऑयल के लिए, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल का प्रोडक्शन करने वाली कंट्री सऊदी अरब, फिर ईरान, ये सब माने जाते हैं। समझिए मिडिल ईस्ट वाला जो रीजन है, तो सऊदी अरब दो चीजों के लिए सबसे फेमस है, एक तो अपने ऑयल के लिए और दूसरा है अपने डेट्स यानी खजूर के लिए। समझिए, तो डेट्स की जो खेती होती है और ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है उस मामले में, या हम बात करें उस मामले में सबसे आगे कौन है, सऊदी अरब है। सबसे अच्छे टाइप के, सबसे बढ़िया टाइप के जो खजूर होते हैं उनकी खेती सऊदी अरब में ही होती है। क्योंकि अब ये भारत आ चुका था, इसलिए इसने भारत में में खजूर की खेती कराना क्या किया, शुरू किया। तो ध्यान रखिएगा, भारत में खजूर की जो खेती है, डेट्स प्रोडक्शन जो है, वो भी कराने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। साथ ही दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को पता है उधर वाले जो डेजर्ट रीजन है वहां पर केमल काफी ज्यादा चलते हैं, ऊंटों का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। समझ गए। इसी कारण इसने भारत में भी केमल हस्बेंड्री, इट मींस ऊंट पालन क्या करा था, शुरू किया था। तो दो चीजें ध्यान रखिएगा, एक तो डेट्स हार्वेस्टिंग या हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स एंड केमल हस्बेंड्री। डेट्स हार्वेस्टिंग यानी कि खजूर का उत्पादन, और दूसरा है केमल हस्बेंड्री। क्लियर। तो ये दो पॉइंट ध्यान रखिएगा जो भारत में स्टार्ट किए थे किसने,
किसने स्टार्ट किए थे? मोहम्मद बिन कासिम ने। और भारत में जितने भी मुस्लिम इन्वेजन्स हुए हैं, भारत में जितने भी मुस्लिम आक्रमण हुए हैं, उनके सक्सेसफुल होने का बेसिक, जो सभी सक्सेसफुल हुए हैं, और उनके सक्सेसफुल होने का जो बेसिक रीजन था, उसके दो कारण थे। एक तो हमारे देश के रूलर्स या हमारे देश के शासकों में एकता या यूनिटी की क्या थी? कमी थी। देखिए, ऐसा सिर्फ हम हमारे लिए ही नहीं बोल सकते हैं, दुनिया में आप किसी भी देश की जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो हर जगह पर यूनिटी नहीं थी। समझ गए? ऑब्वियसली ये तो नॉर्मली चीज है, जब साथ में रहेंगे तो उनके बीच में दुश्मनी भी होगी और झगड़े भी होंगे। इट मीन्स यूनिटी जो है वो क्या होगी? ब्रेक होगी। तो ध्यान रखिएगा कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर में भी जहां जहां पे राजाओं ने शासन किया है, वहां पर यूनिटी नहीं रही होगी या नहीं रही है। तो इंडिया में जितने भी मुस्लिम इन्वेजन्स हुए हैं वो सक्सेस हुए हैं, और सक्सेस होने का सबसे प्राइमरी जो रीजन था, सबसे मेन जो रीजन था, उसका एक कारण यह था कि यूनिटी क्या थी? नहीं थी। और वो एक बेसिक सा रीजन होगा, वो सभी जगह होगा। क्लियर? उसमें कोई इतना हाइपर होने की हमें जरूरत नहीं होगी। दूसरी बात, दूसरा जो कारण था वो ये था कि हमारे जो सैनिक, हमारे जो शासक थे, उनकी स्ट्रेंथ थी एलिफेंट्स। वो लोग युद्ध किससे लड़ते थे? एलिफेंट से, है ना। तो वो जो हिंदू रूलर्स थे वो ये मानते थे कि जितने ज्यादा एलिफेंट्स होंगे उतनी ही हमारी स्ट्रेंथ, उतनी ही हमारी मजबूती क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर? क्योंकि जो युद्ध लड़े जाते थे ना, उसमें कई सारी पैदल सेना होती थी, और पैदल सेना को हाथी क्या कर देते थे? कुचलने का काम करते थे। क्लियर? तो कोई भी शासक, जितने ज्यादा हाथी होते थे उतना ही वो अपने आप को क्या समझता था? स्ट्रेंथफुल समझता था, ताकतवर समझता था। क्लियर? लेकिन जब अरबी लोगों ने आक्रमण किया, अरबी जब आक्रमणकारी आए, तो उन लोगों ने अपने साथ क्या लेकर आए? अरेबियन हॉर्स लेकर आए, अरबी घोड़े लेकर आए। क्लियर? और उन अरेबियन हॉर्स की अगर हम बात करें तो वो ज्यादा क्या थे? फुर्तीले थे एज कंपेयर टू एलिफेंट। तो इस युद्ध के सक्सेसफुल होने का जो मेन कारण था वो तो था एक यूनिटी की कमी, और दूसरा जो कारण था वो था अरेबियन हॉर्स। और हम एलिफेंट की तुलना करें तो इंडियन जो रूलर्स थे वो एलिफेंट को अपनी स्ट्रेंथ समझते थे। अब आप लोग समझ सकते हैं कि एलिफेंट जितनी देर में टर्न लेगा उतनी देर में, तो अरेबियन जो रूलर्स थे वो अपने हॉर्स की हेल्प से टर्न होकर जो है उस शासक की हत्या कर सकते थे, भाला फेंक कर ही उसको ऊपर से मार सकते थे। क्लियर? तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था जिसके कारण अरेबियंस या जितने भी मुस्लिम इन्वेजन्स हैं वो सब क्या रही? सक्सेसफुल रही। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इस इन्वेजन का सक्सेस होने का एक रीजन जो था वो था क्या? अरेबियन हॉर्स। और भारत में अरबी घोड़े लेकर आने वाला पहला व्यक्ति भी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम ही था। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत में अरेबियन हॉर्स को लाने वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम नहीं, भारत में अरबी घोड़े भारत में पहली बार लेकर आए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो हो गई कुछ बातें, जैसे कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में गोल्ड कॉइन्स, जिनके नाम थे दिरहम कॉइन्स, दूसरी बात डेट्स हार्वेस्टिंग एंड केमल हस्बेंड्री ये शुरू किया, और फिर तीसरी बात अरेबियन हॉर्स भी भारत में लेकर आया, और वही कारण था कि वो भारत में सक्सेस भी हो पाए होंगे। समझ गए? हालांकि एक कारण और था, वो क्या था? वो कारण था कि यूनिटी की या लैक ऑफ यूनिटी। चलिए आगे चलते हैं। कुछ और भी कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे अरबियों के भारत में, अगर हम उन अदर कॉन्ट्रीब्यूशन या कुछ अन्य उनके जो योगदान है अगर उनकी बात करें, तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन इस तरह से, जैसे कि अरबी जब भारत में आए तो वो एक, इंडिया में जब आए तो वो एक वर्ड लेकर आए, एक शब्द लेकर आए। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि एक शब्द है जो अरबियों ने भारत में दिया, जो कि अरबी शब्द है, जो हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब हम बहुत काफी डिस्कस करते हैं, और वो शब्द है मॉनसून। मानसून जो शब्द है वो भारत को या इंडिया में कौन लेकर आया है? इंडिया में ये वर्ड, ये शब्द लेकर आए हैं कौन? अरेबियंस। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखिएगा, मॉनसून शब्द भारत में कौन लेकर आए हैं? अरेबियन। ये एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। मॉनसून शब्द का मतलब क्या होता है? मौसम। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा। देखिए, मॉनसून एक पवन होती है, एक हवा होती है, जो एक पर्टिकुलर टाइम पर जो अरब सागर है उससे चलती है, किस डायरेक्शन में? नॉर्थ की डायरेक्शन में, हिमालय की ओर। क्लियर? तो जो मानसूनी पवनें होती हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे जून जुलाई के समय पर इस तरह से मूव करती हैं। समझ गए? इस डायरेक्शन में चलने वाली हवाएं होती है, और ये अरब सागर से चलती है, इसलिए ये अरबी टर्म बोली जाती है मॉनसून। अब आप लोग अगर देखें डायरेक्शन इसकी, तो इन हवाओं की जो डायरेक्शन होती है ना, वो होती है क्या? ये वाली। इट मींस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो इन हवाओं को हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट विंड्स। कौन सी हवाएं होती हैं? सॉरी, साउथ वेस्ट। ये कहां से आई है? साउथ और
वेस्ट, साउथ और वेस्ट। तो इन हवाओं को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट विंड्स। क्लियर, मानसूनी हवाओं को क्या कहा जाता है? साउथ वेस्ट मानसून। ऑब्वियसली अब यहाँ पे आप लोग इस तरह से कंफ्यूज ना हो कि विंड्स तो इस साइड जा रही है, हवा तो इस तरफ जा रही है, इस हिसाब से डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी? वो होगी नॉर्थ एंड ईस्ट। बट हवाओं की कंडीशन में, हवाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो हवाओं का नाम उनके ओरिजिन पर डिपेंड होता है, ना कि उनके जाने वाले डायरेक्शन पर या उनके लक्ष्य पर। हवाओं का नाम हमेशा तय होता है उनके ओरिजिन पर। इट मीन्स कि दीज विंड्स आर कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून, नॉट नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्लियर, क्योंकि हवाओं का नाम उनके ओरिजिन पर तय होता है। तो पहली बात हमने बात कर ली, मॉनसून टर्म्स हमें मिली है कहां से? अरेबिया से या अरबी से। अरबी एक टर्म है, ठीक है। पांचवी बात करें अगर, और क्या इनका योगदान रहा है, तो ध्यान रखिएगा, दुनिया को सबसे पहले मानचित्र या एटलस देने वाले लोग भी कौन है? अरेबियंस ही है। ऑब्वियसली अगर दुनिया को दिया है मानचित्र तो भारत को भी दिया होगा। तो यहां पे हम बात कर लेते हैं एटलस की। एटलस यानी मानचित्रावली भी किसके द्वारा दुनिया भर को या दुनिया को दी गई है? तो आंसर क्या होगा? अरेबियंस। क्लियर, चलिए एक और पॉइंट हम यहाँ पे गौर करेंगे, एक और मुद्दा है जिसके ऊपर बात करेंगे, जो कि ये है कि दे ट्रांसलेटेड आर 2 बुक्स। इन्होंने भारत के या इंडिया की 2 फेमस किताबों का ट्रांसलेशन किया इनटू अरेबिक। दे ट्रांसलेटेड 2 फेमस इंडियन बुक्स इन अरेबिक। इन्होंने भारत की 2 प्रसिद्ध बुक्स का अरबी भाषा में क्या किया है? अनुवाद किया है। अब हम इन 2 बुकों की अगर बात करें, इन 2 किताबों की अगर बात करें, तो वो कौन कौन सी बुक्स हैं जिनका अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था अरेबियंस के द्वारा? तो देख लेते हैं यहाँ पे बुक्स जिन्हें अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया गया। सबसे पहली है चरक संहिता। सबसे फर्स्ट बुक का नाम है चरक संहिता। चरक संहिता दैट वाज रिटन बाय चरक। चरक वाज अ डॉक्टर। क्लियर, चरक वाज अ फिजिशियन। तो चरक एक फिजिशियन थे या एक डॉक्टर थे, समझ गए ना? इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द कुषाण डायनेस्टी। तो चरक एक वेद हुआ करते थे, एक राज्यवेद हुआ करते थे। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का एक महानतम शासक माना जाता है, उसी के दरबार के एक राजवेद हुआ करते थे चरक, जिन्होंने फर्स्ट सेंचुरी सीई के दौरान एक बुक लिखी थी, एक फेमस बुक लिखी थी, दैट इज नोन एज चरक संहिता। ये बात क्लियर हो गई। चलिए, हालांकि एंशिएंट हिस्ट्री में कई सारे डॉक्टर्स के बारे में या राजवेदों के बारे में हमने डिस्कस किया है, जैसे कि जीवक जो बिंबिसार या बिंबिसार के समय पर हुआ करते थे, जीवक समझ गए। इसके अलावा पतंजलि भी या सुश्रुत, समझ गए। और भी कई सारे वेद थे जो हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो वो आप लोग रिवाइज करिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हो गई पहली बुक। अब दूसरी बुक की अगर बात करें, तो दूसरी जो बुक है जिसका इन्होंने ट्रांसलेशन किया है अरबी भाषा में, दिस बुक, सेकंड बुक इज नोन एज पंचतंत्र। सेकंड बुक का नाम क्या है? पंचतंत्र। The second book that was translated in Arabic by Arabians, the book was पंचतंत्र। अब पंचतंत्र की बात की जाए तो पंचतंत्र was written by विष्णु शर्मा। समझ गए? पंचतंत्र को लिखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या हुआ करता था? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा was the court poet of the गुप्त रूलर। तो किस गुप्त रूलर के दरबार के कोर्ट पोएट थे या नवरत्नों में शामिल थे? तो आप लोग पता है नवरत्न थे ही किसके पास? एंशिएंट पीरियड में कौन सा शासक था जिसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे? वो थे समुद्रगुप्त, वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, जिनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति हमने डिस्कस किया होगा जिनका नाम क्या था? विष्णु शर्मा। समझ गए? इन्हीं के दरबार में विष्णु शर्मा, साथ ही कालिदास नामक एक महानतम कवि भी या महाकवि भी जिन्हें कहा जाता है, वो भी रहा करते थे। तो देखिएगा यहाँ पर पंचतंत्र जो बुक लिखी है वो लिखी है किसने? विष्णु शर्मा ने। उसी का इन्होंने ट्रांसलेशन कराया अरबी में, और अरबी में जब इसका ट्रांसलेशन किया गया तो इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया, और जो नाम कर दिया गया वो था कालीला बादिमना। कालीला बादिमना इज द अरेबिक नेम ऑफ पंचतंत्र। कालीला बादिमना इज द अरेबिक नेम ऑफ पंचतंत्र। क्लियर? तो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी जो हमने डिस्कस की है अभी तक। समझ गए? किसके बारे में? मोहम्मद बिन कासिम या फिर अरेबियंस के भारत में क्या क्या योगदान रहे हैं, क्या क्या चीजों में चेंजेस आया है, उन सारी बातों के बारे में।
देखिएगा तो यहाँ पर पंचतंत्र का ही नाम रखा गया कलीला बादिमना। क्लियर, कलीला बादिमना इज द नेम ऑफ पंचतंत्र। क्लियर, इन अरेबिक लैंग्वेज। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस थे किसके, अरेबियंस के, या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि अरेबियंस ने गोल्ड कॉइन्स इशू किए हैं, या फर्स्ट मुस्लिम्स इन्वेडर्स हु इशूड गोल्ड कॉइन्स, दीज कॉइन्स आर कॉल्ड दिरहम कॉइन्स। ठीक है, नेक्स्ट डेट्स हार्वेस्टिंग एंड कैमल हस्बेंड्री, हॉर्सेस को भारत में लेकर आए, अरेबियन हॉर्सेस को। मॉनसून जो टर्म है, जो वर्ड है वो दिया है। मानचित्र सबसे पहले लेकर आए हैं। साथ ही भारत की दो सबसे फेमस या सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स जिन्हें ट्रांसलेट किया है किस लैंग्वेज में, अरेबिक लैंग्वेज में। और यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें पंचतंत्र की, तो पंचतंत्र वॉज द सेकेंड फेमस बुक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की दूसरी सबसे प्रसिद्ध बुक कौन सी मानी जाती है, पंचतंत्र। आफ्टर बाइबल, बाइबल के बाद दूसरी सबसे फेमस बुक है पंचतंत्र। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें इस मोहम्मद बिन कासिम की, तो सिंध वाले रीजन पर ये शासन कर सके 2 साल तक, यानी 712 से 714 सीई तक ही इनका रूल रहा है, या तब तक ये भारत में रहे हैं। इसके बाद ये वापस चले गए थे अपने देश यानी कि सऊदी अरब। ये क्यों वापस गए, आखिरकार अगर अच्छा खासा सब चल रहा था तो इन्हें वापस क्यों बुलवाया गया, वापस इन्हें क्यों आने का आदेश दिया गया। उसके पीछे की स्टोरी कुछ इस तरह से है, इस तरह से एक कहानी की तरह आप लोग समझ लें कि जिन दो पुत्रियों को किसकी, दाहिर की जिन दो पुत्रियों को उसने अल हजाज के पुत्रों के लिए भेजा था, उन दोनों ने ही भड़का दिया अल हजाज को। किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ, मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ। समझ गए, उन दोनों पुत्रियों ने किसको भड़का दिया, अल हजाज को। किसके खिलाफ भड़का दिया, मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ। अब क्या कहा उन दोनों पुत्रियों ने, उन दोनों पुत्रियों ने कहा अल हजाज से कि जो मोहम्मद बिन कासिम है उसने हमें पहले ही क्या कर चुका है, पहले ही वो जो व्यक्ति है उसने हमारे साथ हमारी इज्जत को क्या कर लिया है, लूट लिया है। समझ गए, तो वो पहले ही हमारी इज्जत को क्या कर चुका था, हमारी आबरू को लूट चुका था। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखिएगा। उन दोनों पुत्रियों ने अल हजाज से क्या कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने उनकी आबरू को पहले ही लूट चुका था। समझ गए, और उसके बाद उसने मुझे यहाँ पहुँचाया, हमें यहाँ पहुँचाया। क्लियर, एक तो ये स्टोरी है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम की डेथ के पीछे 2 स्टोरी इतिहासकार बताते हैं। पहली तो ये कि उन लड़कियों ने ऐसा कह दिया, और दूसरी स्टोरी ये है, दूसरी कहानी इस तरह से है कि अल हजाज जो वहाँ का शासक हुआ करता था, उसकी मृत्यु हो गई। अल हजाज की क्या हो गई, डेथ हो गई। और अल हजाज का एक भाई हुआ करता था, वो अगला शासक बना सऊदी अरब का। क्लियर, और जो उसका भाई था वो उसका, अल हजाज का एक बहुत बड़ा दुश्मन था। वो बनना चाहता था शासक कई दिनों से, और अल हजाज के कारण वो बन नहीं पाया, क्योंकि अल हजाज की डेथ होने के बाद वो शासक बना। और जब वो शासक बना तो उसका सबसे पहला काम था अल हजाज के सारे जितने भी फ्रेंड्स थे, जितने भी उसके सपोर्टर्स थे, उन सबको क्या करना, ढूंढ ढूंढ कर मार देना। इसीलिए अल हजाज के बाद जब उसका भाई शासन में आया होगा तो उसने आदेश दिया किसे वापस बुलाने का, मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाने का आदेश दिया, और फिर वहां बुलाकर उसकी क्या करवा दी, हत्या करवा दी। एक स्टोरी ये है। और दूसरी स्टोरी जो मैंने आप लोगों को बताई कि उनकी जो लड़कियां हुआ करती थी दाहिर सेन की, उन्होंने जाकर अल हजाज को भड़काया और कहा कि वह हमारी आबरू पहले ही लूट चुका है। क्लियर, तो हम एक स्टोरी को पकड़ के चलते हैं, कौन सी वाली, लड़कियों वाली। तो लड़कियों ने ऐसा कहा। देन अल हजाज ने एक फरमान जारी किया, एक आदेश जारी किया, और उस फरमान में कहा कि मोहम्मद बिन कासिम को वापस लौटे सऊदी अरब, अपने देश वापस लौटे। तो 714 में मोहम्मद बिन कासिम वापस गया, और वापस जाने के बाद यहाँ पर या तो अल हजाज ने उसे जो है मृत्युदंड दे दिया, ये एक तो इस तरह से कहा जाता है कि उसे मृत्युदंड दे दिया गया, और दूसरा यह भी है कि जब उसे अपनी वफादारी साबित करने का कहा गया, और चूंकि वो अपनी वफादारी साबित नहीं कर पाया तो उसने अपने द्वारा ही, अपने खुद से ही अपना सिर कटवाकर अल हजाज के सामने प्रस्तुत करवाया। तो ऐसा भी इतिहासकार मानते हैं, इस कहानी को भी वो बिलीव करते हैं। क्लियर, तो इस तरह से जो कुछ भी हो, बट जो कुछ भी हो, आप लोग ये समझें कि 712 से 714 तक ही हमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, के बारे में डिस्कशन मिलता है इतिहास में। ना तो उसके पहले की कोई जानकारी हमें मालूम होती है, और ना ही उसके बाद की कोई जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर, तो बस यही टाइम है जिस बीच में हमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पता चलता है। और ये जो घटना है ये हमारे इतिहास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ऑब्वियसली,
सऊदी अरब के लिए तो इतनी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं कि उन्होंने एक सेनापति को भेजा और फिर वापस बुला लिया और उसकी हत्या कर दी। लेकिन हमारे इतिहास में चूंकि खलबली मच गई, हमारी हिस्ट्री में खलबली मच गई, इसलिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एक विदेशी आक्रमणकारी आया और उसने भारत के जो शासक थे, जो कई वर्षों से शासन कर रहे थे, उनके साम्राज्य को समाप्त कर दिया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी और एक सोचने की एक बात थी कि कैसे कोई विदेशी आकर भारत के साम्राज्य को नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी था। चलिए अब देखिएगा कि वापस जाने के बाद भी कुछ अरबीज तो बचे थे, कुछ शासक तो बचे थे, कुछ रूलर्स तो, कुछ सेना तो उनकी थी। वो जो सैनिक थे अरबियों के जो बचे हुए थे सिंध वाले रीजन में, मोहम्मद बिन कासिम के जाने के बाद भी उन्हें भारत से खदेड़ने का काम, उन्हें भारत से बाहर करने का काम किया भारत के ही इस रीजन में रहने वाले नेटिव रूलर्स के द्वारा। तो वहीं के जो शासक हुआ करते थे उन्होंने ही इन बाकी के अरबियों को खदेड़ा। और ये जो रूलर्स थे ये थे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के शासक। अभी जब हम साउथ इंडियन डायनेस्टी डिस्कस कर रहे थे तो उसमें आया था गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा राष्ट्रकूट वंश पढ़ते समय, या सॉरी हम एक टॉपिक डिस्कस कर, हाँ राष्ट्रकूट डायनेस्टी पढ़ते समय एक टॉपिक हम पढ़ रहे थे, एक डिस्कशन हुआ था कहीं पर त्रिपक्षीय युद्ध या त्रिपक्षीय संघर्ष, समझ गए ना, ट्राइपार्टिक स्ट्रगल जो हुआ था गुर्जर प्रतिहार, जो सेंट्रल इंडिया में निवास करते थे और साथ में गुजरात वाले रीजन तक उनका नियंत्रण था। दूसरे थे बंगाल के पाल रूलर्स या पाल वंश, और तीसरे साउथ इंडिया के राष्ट्रकूट रूलर्स। इनके बीच में 200 वर्षों तक ये युद्ध चला था। और किस मुद्दे के ऊपर? कन्नौज के मुद्दे पर, क्योंकि कन्नौज एक काफी वेलफेयर एक रीजन था, काफी संपन्न क्षेत्र था एग्रीकल्चर दृष्टि से। इसीलिए तो ध्यान रखिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने इन अरबियों को, इन अरबी रूलर्स को, इन अरबी सेनाओं को क्या कर दिया? खदेड़ कर बाहर कर दिया। क्लियर? इसमें सबसे ज्यादा योगदान जिस शासक का रहा वो था नागभट्ट प्रथम या नागभट्ट फर्स्ट। क्लियर? इस डायनेस्टी को हम कंप्लीट करेंगे। अभी हमने ये डायनेस्टी कंप्लीट नहीं की है, साउथ इंडिया की हमने करी थी। तो गुर्जर प्रतिहार एक सेंट्रल इंडिया की डायनेस्टी थी और साथ में थोड़ा वेस्टर्न रीजन भी कवर करती थी, जैसे गुजरात या राजस्थान। तो कौन से शासक ने? नागभट्ट प्रथम ने। समझ गए? इस डायनेस्टी में एक बहुत महान शासक हुए हैं जिनका नाम हुआ है मिहिरकुल। ध्यान रखिएगा, मिहिरकुल काफी प्रसिद्ध शासक थे या सबसे महान शासक थे। हालांकि नागभट्ट भी एक महान शासक माने जाते हैं, बट अगर ग्रेटेस्ट रूलर की बात की जाए गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के, द आंसर विल बी मिहिरकुल। समझ गए? तो मिहिरकुल एक महान शासक थे जिनका नियंत्रण बुंदेलखंड वाले रीजन पर भी था, या काफी दूर दूर तक उनका साम्राज्य चला करता था। चलिए फिलहाल हम बात कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब एक पॉइंट और देखिए, ये सारी जो घटना है उस सारी घटना की जानकारी जो हमें मिलती है उसका एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा, एक बुक लिखी गई थी उस समय के इतिहास पर, उस समय की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस कंडीशन के ऊपर, जो भी घटनाएं घटी उन सब के ऊपर एक बुक लिखी थी। एक इतिहासकार थे जिनका नाम था अली अहमद। तो मोहम्मद बिन कासिम के साथ या उनके समय पर एक इतिहासकार रहा करते थे, हिस्टोरियंस रहा करते थे, जिनका नाम था अली अहमद। अली अहमद, और अली अहमद ने उस समय की सिंध के इतिहास के ऊपर एक बुक लिखी है, सिंध की पॉलिटिकल कंडीशन के ऊपर एक बुक लिखी है। द बुक वॉज, उस बुक का नाम है फतहनामा या चचनामा। और इसी बुक को हम साथ में कहते हैं फतहनामा। क्लियर? फतहनामा या चचनामा। क्लियर? चच की बात की जाए तो चच भी एक रूलर थे यहाँ के, ऐसा कहा जाता, दाहिर के पिता का नाम था चच, और चच का जो रीजन था उसे कहा जाता था चच रीजन, या चच जहाँ पे वो रूल करते थे उसे बोलते थे चच, यानी एरिया। ये पूरा जो रीजन था वो कहलाता था चच। तो उनके नाम पर इसीलिए बुक का नाम क्या है? चचनामा। समझ गए? चचनामा या फतहनामा। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, अली अहमद की एक बुक जिसका नाम है फतहनामा या चचनामा। अब देखिएगा, एंशिएंट में हमने कई बुक्स, मैंने बोला था एंशिएंट हिस्ट्री की अलग से आप लोग बुक लिख लेना, उनके एक अलग चैप्टर बना लेना, एक अलग सेक्शन बना लेना, जिसमें सारी बुक्स जो है कवर हो जाएगी एंशिएंट की। अभी हमने 2 बुक यहाँ पे कवर की है, पंचतंत्र और चरक संहिता। अब यहाँ पे शुरू हो गई है मीडिएवल्स की बुक है, मध्यकालीन इतिहास की बुक है, और पहली बुक ही आ गई है अली अहमद की जिसका नाम है फतहनामा या चचनामा। अब राइटर्स के नाम भी उर्दू या मुस्लिम नाम होंगे और बुक के नाम भी उर्दू या मुस्लिम से नाम होंगे। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। अभी तक हिंदू या हम बात करें राइटर्स के नाम हिंदू या बुक के नाम संस्कृत हुआ करते थे, अब मुस्लिम रूलर्स होंगे, मुस्लिम राइटर्स होंगे और उनके नाम भी मुस्लिम ही होंगे। क्लियर? ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है मुस्लिम इन्वेजन का पार्ट 1, जिसमें हमने डिस्कस करना था अरब इन्वेजन। अब पार्ट 2 शुरू होगा
जिसमें हम डिस्कस करेंगे तुर्कियों के आक्रमण या तुर्की इन्वेजन। क्लियर? तो अब जो हमारा डिस्कशन होगा वो तुर्की आक्रमण के ऊपर होगा। क्लियर?